नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस क्लास के अंदर इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि भाई हमारे एक ही ज़िंदगी में 4 ज़िंदगियां होती है, कैसे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, एक बच्चा है छोटा सा, 2 साल का, 1.5 साल का। जब वो खेलता है, उसको गिरता है, चोट लगती है ग्राउंड में। जैसे वो गिरता है तो वो दौड़ दौड़ के उसकी जो माँ वहाँ पे खड़ी है उसकी गोद में आ जाता है। जैसे कि उसे चोट लगी है, माँ उसको देखती है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो माँ क्या करती है, माँ कहते हैं अरे बेटा कुछ नहीं हुआ है, तो मेरा बहादुर बेटा है, बस 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 कुछ नहीं हुआ है, देखो मिट्टी थी, बस मिट्टी हट गई है, और देखो सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ रोएगा नहीं 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 नहीं, जाओ जाओ जाओ, चलो तू भी जाके खेल रहा। तो माँ उसको जो है अपने गोद में रखती है, उसके सर के ऊपर से हाथ घुमाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए उसको सीने से लगाती है, और उसके बाद जो है उसकी बातों से बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, और वहाँ से वैसे दौड़ दौड़ के वापस उन बच्चों के साथ जाके खेलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है। देखो, बच्चा गिर गया, उसको चोट लग गई, ना हमने उसको दवाई लगाई, ना हमने उसको किसी तरह से कोई ट्रीटमेंट दी, अगर कुछ भी नहीं किया तो वो ठीक कैसे हो गया? अभी वो एकदम से जो है हंसते खेलते वापस खेलना शुरू कर लिया है, तो ऐसी कौन सी चीज़ हो गई जब वो माँ के गोद में आया और ठीक होके चला गया? एग्जैक्टली इसी को हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी। देखो, हर इंसान जो भी आपके आसपास है उसके अंदर ही इज फुल ऑफ एनर्जी। आइदर ही हैज़ गॉट अ पॉजिटिव एनर्जी और ही हैज़ गॉट अ नेगेटिव एनर्जी। आपने कई बार देखा है कुछ लोगों के साथ हम लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, और कुछ लोगों के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ही महसूस नहीं करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा कि भाई सेफ भी महसूस करते हैं। ये क्या है? दैट चीज़ हम लोग कहते हैं कि कुछ हद तक भाई जो भी इंसान जिसके साथ जो हमारे साथ है उसके अंदर कुछ एनर्जी लेवल होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं कि या तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी होगी या उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी। जिस इंसान के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है वो सामने वाले इंसान को पॉजिटिव बना देगा, और जिस इंसान के अंदर नेगेटिव एनर्जी है वो सामने वाले इंसान को नेगेटिव बना देगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। हमारे टोटल स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट जो है वो इसीलिए है कि जैसे जैसे हम लोग शरीर का मन के साथ, मन का आत्मा के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ जब हम लोग योग बनाते हैं, जब ये जुड़ जाता है, तो जुड़ने के बाद जो है कुछ हद तक जो है हमारे अंदर परमात्मा की जो है पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। और ऐसे ही इन्हीं लोगों को हम लोग कहते हैं सत्संगी, सत्संगत। ऐसे इंसान के साथ हम लोग उठते बैठते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग अच्छे लोगों के साथ, यानी कि सत्संगत के साथ हम लोग उठते हैं बैठते हैं। देखो, ये सिर्फ हमारे शरीर के साथ ही नहीं है, इवन हम जहाँ जिस घर में रहते हैं उस घर के अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे अगर जिस घर में 8-10 लोग रहते हैं वो सारे नेगेटिव एनर्जी से अगर भरे हैं तो उस घर में भी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और ऐसे घर में जिसके अंदर 5-6 लोग रहते हैं लेकिन वो सारे पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरे हुए हैं, तो उस घर के अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड होगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई चलो
हमने तो अपने आप को, भाई मैंने आपको 5 पॉइंट्स दिए थे कि बिकॉज आप कुछ हद तक सत्संगी बनो, शांत रहो, मांसाहारी नहीं खाओ, आप शाकाहार खा लो वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हमने लास्ट टाइम आपको बताया था। ये तो चलो एक इंडिविजुअल के लिए हो गया, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को हम लोग किस तरह से ठीक रख सकते हैं, और एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए भी वैसे ही चीज़ें आपको करनी है। वे कुछ हद तक ऐसी चीज़ें करो जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंस होता है कि बिकॉज जो हम लोग कहते हैं पूजा पाठ करना है, महीने में एक बार कभी आप सत्यनारायण की पूजा करो, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। सुबह उठ के कम से कम एक बार जो है भगवान के सामने दिया जलाओ, हाथ जोड़ो, कुछ भजन कीर्तन आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन ऐसे कोई कैसेट ही चला लो, ऐसे कोई टेप चला लो कि जिसके अंदर जो ये गाने बजेंगे, और उसको सुनने के बाद हमारे अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई बिकॉज ऐसी चीज़ें जो है आपको प्रयास करने हैं कि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाए। अगर हम लोग पॉजिटिव एनर्जी से भरे हैं तो हमारे पास आने वाले जितने भी लोग जो है आपको परेशान नहीं करेंगे, उल्टा वो आपको पसंद करेंगे, आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। अगर आपके अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी भरी है तो उस पर्टिकुलर केस में आप जहाँ पे भी जाओगे लोग उसको आपको पसंद नहीं करेंगे, आपसे कुछ हद तक जो है डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कि जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, हमारे घर में भी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, हमारे परिवार के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। अगर ऐसा होने से हमें डिवाइन सपोर्ट मिलता है, हमेशा ही हमारे साथ भगवान है, वो हमारे साथ कुछ गलत होने नहीं देता है। हर मुश्किलों का सामना करने के लिए वो कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस ज़रूर देता है, बिकॉज हमारे पास हैबिट है लिसन टू द वॉइस ऑफ द सोल, वी ऑलवेज लिसन टू द वॉइस ऑफ द सोल। और ये जो सोच हमारी जो है उसको लेकर जो है हम लोग हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, और कभी किसी को जो है परेशान नहीं करते हैं, और कोई भी हमारे पास जो आता है वो भी जो है परेशान नहीं होता है, उल्टा वो ज़्यादा एंजॉय करता है। खैर आगे बढ़ते हैं कि देखो कि यार हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो लाइफ जो है, एक ही लाइफ के अंदर हमारे पास 4 लाइफ है। आप इस इमेज को देखो, मैंने यहाँ पे 4 लाइनें ड्रॉ करी है, वर्टिकल लाइंस, और 4 लाइनें ये दिखाती है। जो सबसे बड़ी लाइन है उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल लाइफ, दूसरे उससे थोड़ी सी छोटी लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं द फैमिली लाइफ। उसके बाद तीसरी थोड़ी सी छोटी लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस लाइफ, और जो सबसे छोटी जो लाइन है उसको हम लोग कहते हैं कि द सोशल लाइफ। ये हमारी 4 जिंदगियां हमारे अपने इस जिंदगी के अंदर मौजूद है, और मैंने देखा कि भाई ऑल दिस 4 लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं? दे डोंट मीट ईच अदर। पैरेलल लाइन्स दे डोंट मीट अदर। जैसे रेल की पटरी पैरेलल लाइन्स होती है, 2 रेल की पटरियाँ आपस में कभी भी नहीं मिलती है। तो इसी तरह से ये जो लाइनें जो मैंने जो ड्रॉ करी है ये आपस में नहीं मिलेगी। ये एग्जैक्टली क्या बताते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज कॉल्ड द पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ मीन्स पर्सनल लाइफ में जो लाइफ जो मेरे साथ जुड़ा है, लाइफ जो मेरे अपने साथ जुड़ा है। देखो अच्छी तरह से इस बात को समझो, आप अकेले पैदा हो गए हो, आप अकेले मर जाओगे। आप अकेले पैदा हो गए हो, आप अकेले मर जाओगे। जब आप पैदा हुए थे आपने किसी को साथ में लेकर पैदा नहीं हुए थे, जब आप मर जाओगे तभी आप किसी को साथ में लेकर नहीं जाने वाले हो। इसलिए इस जिंदगी में जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ करना है
जो भी कुछ सहना है, जो भी कुछ एंजॉय करना है, ये सब कुछ आपको खुद करना है, खुद करना है, अकेले करना है। और इसके लिए जो है कोई भी दूसरा जिम्मेदार नहीं होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं अगर मैक्सिमम इम्पोर्टेंस अगर आपको किसी को देना है चारों लाइफ में से, तो आपको पर्सनल लाइफ को देना है। क्योंकि आपकी अपनी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट जो है, आप खुद ही करोगे, वो और कोई नहीं करेगा। आपको मोक्ष पाना है, उसके लिए आपको ही प्रयास करना होगा। दूसरा कोई आपको रेडीमेड मोक्ष नहीं देगा, आपको ही उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग जो है मैक्सिमम इम्पोर्टेंस जो है हमारी पर्सनल लाइफ को देते हैं। जब मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं अपने आप के साथ हूँ। आत्मचिंतन, इस शब्द का प्रयोग हम लोग कई बार करते हैं। जब आप किसी के साथ नहीं हो, आप अपने साथ हो, यानी कि आप अपने आत्मा के साथ हो। तो मेरा आत्मा क्या चाहता है? परमात्मा ने मुझे इस आत्मा को इस धरती पे किस लिए भेजा है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ? मैं आखिर जिंदगी में हासिल क्या करना चाहता हूँ? आखिर मैं जिंदगी में बनना क्या चाहता हूँ? कैसे मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा? इन सवालों का जवाब आपको कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, नहीं किसी किताबों में मिलेगा। माँ बाप भी आपको नहीं बता पाएंगे, वो सिर्फ आपको गाइड करेंगे। इसका जवाब हमें खुद ही ढूंढना होता है। और इन जवाबों को ढूंढने के लिए आपको अपने आप के साथ जुड़ना है। का मतलब ये है कि दैट यू हैव टू गिव अ मैक्सिमम इम्पोर्टेंस टू योर पर्सनल लाइफ। ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता दो अपने आप को ये पूछने के लिए कि भाई मुझे अभी आगे क्या करना चाहिए, मुझे कल क्या करना चाहिए, मुझे अभी क्या करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है। लोग कैसे भी है, लेकिन मेरी अपनी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मेरी पर्सनालिटी क्या है। लोग मुझे किसी भी नज़र से देखते हैं, लेकिन क्या मैं अपनी पर्सनालिटी के साथ खुश हूँ, या मुझे अपने आप को बदलना चाहिए? ऐसे कई सारे सवाल हम लोग अपने आत्मा के साथ पूछते रहते हैं, और उनसे जो हमें जवाब मिल जाता है। और वो जवाब जो मिलता है, उस जवाब के हिसाब से हम लोग हमारी ज़िंदगी को मोल्ड करते हैं, या अपनी ज़िंदगी को उस लेवल पे डेवलप कर लेते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं द पर्सनल लाइफ। तो कुछ हद तक हमेशा हमें बार बार सवाल पूछनी है अपने आप से कि भाई मैं एज ए इंडिविजुअल मैं क्या करूं, और मुझे क्या करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं सही है गलत है। दूसरे लेवल पे आता है जिसको हम लोग कहते हैं फैमिली लाइफ। इवन दो मैं अकेला हूं, मेरा पर्सनल लाइफ मेरे साथ है, लेकिन हम लोग की ज़िंदगी जो है किसी के साथ गुजारते हैं। जैसे मेरी बीवी है, उसके लिए मेरी कोई फ़र्ज़ है, मेरे बच्चे हैं, उसके प्रति मेरे कोई फ़र्ज़ है, मेरे माँ बाप हैं, उनके प्रति मेरे कुछ फ़र्ज़ हैं, सोसाइटी के प्रति मेरे कुछ फ़र्ज़ है, मेरी जो दोस्त यार है उनके प्रति मुझे कोई फ़र्ज़ है, मेरे रिश्तेदार जो है। इन तमाम चीज़ों को जब हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं द फैमिली लाइफ, जिसके अंदर हमारी बीवी है, बच्चे हैं, हमारे माँ बाप है, हमारे भाई बहन हैं। जब हम इनके बारे में जब सोचते हैं, उनके लिए हम लोग जब कुछ करते हैं, बेसिकली आई एम डूइंग इट फॉर माई फैमिली लाइफ। तो पर्सनल लाइफ के बाद आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम लोग पूछेंगे कि भाई पर्सनल लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फैमिली लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली पर्सनल लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कई बार हम लोग गलती करते हैं, हम लोग पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हम लोग अपने बीवी बच्चों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचना बहुत ज़रूरी है कि भाई बीवी बच्चे अपनी जगह पे हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनके भी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी अपनी अपनी पर्सनल सोच है। मेरे कहने से वो नहीं चलेंगे, और एट द सेम टाइम उनके कहने पे भी मुझे नहीं चलना चाहिए। क्यों?
मैं इंडिविजुअल हूँ, तो मेरा पर्सनल लाइफ जो मैं बनने आया हूँ उसके अंदर मैं ऑफकोर्स फैमिली से सपोर्ट चाहता हूँ, लेकिन मैं फैमिली को कंपेल नहीं कर सकता हूँ, फैमिली के ऊपर मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर फैमिली सपोर्ट करती है, नथिंग लाइक दैट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी तरह से उनको परेशान करके, जोर ज़बरदस्ती, गुस्सा करके उनसे सपोर्ट लेना है, नो, वो नहीं देंगे। तो इट इज़ बेटर कि भाई फैमिली का लाइफ जो है अपनी जगह पे है और पर्सनल लाइफ जो है अपनी जगह पे है। नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं द बिजनेस लाइफ, द करियर। बिजनेस लाइफ के अंदर हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो भी काम धंधा करते हैं, जो भी हमारा व्यवसाय होता है, और उस व्यवसाय के अंदर हमें किस तरह की क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कौन सा माल खरीदना है, कौन सा माल बेचना है। अगर मैं मैनेजर हूँ तो मुझे क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मुझे इंक्रीमेंट मिलती है या नहीं मिलती है, मुझे मैनेजमेंट को कितना सपोर्ट करना चाहिए और स्टूडेंट्स को कितना सपोर्ट करना चाहिए, मुझे कितनी छुट्टियाँ करनी चाहिए, क्या वाकई में मुझे आउट ऑफ द वे जाके काम करना चाहिए कि भाई मेरी जितनी ड्यूटीज़ है 8 आवर्स उतना ही काम करना चाहिए। जब भी हम लोग अपने जॉब में है, बिजनेस में है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पर्सनल लाइफ के बाद फैमिली लाइफ और फैमिली लाइफ के बाद बिजनेस लाइफ है, तो मुझे किसको कितना इम्पोर्टेंस देना है। तो यही मैंने अभी आपको कहा, पर्सनल लाइफ को हम लोग मैक्सिमम इम्पोर्टेंस देते हैं, फैमिली लाइफ को नंबर 2 के ऊपर, पर्सनल लाइफ से थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर बिजनेस लाइफ और फैमिली लाइफ को अगर हम लोग देखते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हमें बिजनेस लाइफ को कम और फैमिली लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि उस फैमिली के साथ तो हमें पूरी ज़िंदगी बितानी है। बिजनेस तो बदलते रहेगा, जॉब तो बदलती रहेगी और नए नए लोग आते रहेंगे। कुछ हद तक हमारी तरक्की होगी या नहीं होगी वो अपनी जगह पे है, लेकिन बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहता है, करियर में भी उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन हम लोग फैमिली को उसके लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं। अगर फैमिली और बिजनेस में से अगर किसको चुनना है तो ऑफकोर्स हम लोग फैमिली को चुनते हैं। ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है कि भाई कुछ हद तक जो है पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ एंड बिजनेस लाइफ, ये तीनों ही चीज़ें बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब ही है अगर आप ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हो, अगर आप ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हो तो तीनों को ही आपस में मिक्सअप नहीं करो, तीनों लाइफ को आपस में मिक्सअप नहीं करो, उनको बिल्कुल पैरेलल चलने दो। आप पर्सनल लेवल पे क्या सोचते हो, क्या चीज़ें आपको परेशान करती है, किसके पीछे आप हो, क्या ढूंढ रहे हो लाइफ के अंदर। अगर फैमिली एंजॉय करती है इन बातों को तो करो, नहीं तो फैमिली के साथ उसको शेयर नहीं करो। अगर आप कुछ कहने की कोशिश करते हो, अगर फैमिली अगर आपकी बात बीच में काट देती है, इसका मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड। इस केस में उनके ऊपर वो ला दो नहीं, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है उनके ऊपर नहीं ला दो, अकेले रहो, अपने लेवल पे ही उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। फैमिली को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर लिस्ट बॉर्डर्ड फॉर दैट। कुछ हद तक हमें पर्सनल लाइफ को और फैमिली लाइफ को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। जैसे मान के चलो कि भाई मैं साउथ इंडियन हूँ, मेरी वाइफ नॉर्थ इंडियन है, सोचो ऐसे, मुझे इडली वड़ा सांभर खाने को अच्छा लगता है, मेरी बीवी को पराठा खाने को अच्छा लगता है। अगर मान के चलो कि अगर मैं कहता हूँ कि अभी तू मेरी बीवी है, अभी जो मुझे अच्छा लगता है तो वही तू खाएगी और तुझे जो अच्छा लगता है मैं नहीं खाऊंगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर ऐसा करोगे, मुझे क्या खाने को अच्छा लगता है, मुझे क्या पहनने को अच्छा लगता है,
किस तरह की मेरी चॉइस है, क्या गेम खेलने को मुझे अच्छा लगता है, कौन सा टीवी चैनल देखने को मुझे अच्छा लगता है, ये सब कुछ मेरा पर्सनल लाइफ है। मेरी बीवी को क्या खाने को अच्छा लगता है, क्या पहनने को अच्छा लगता है, क्या टीवी चैनल देखने को अच्छा लगता है, ये सब कुछ उसका पर्सनल लाइफ है। सो दैट इज द रीजन मैं मेरा पर्सनल लाइफ मैं मेरे साथ रखूँगा, उसका पर्सनल लाइफ उसके साथ रहेगा। मैं उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा और ना ही वो अपने पर्सनल लाइफ को मेरी पर्सनल लाइफ के साथ इंटरफेयर करेगी। मुझे किसके साथ बात करने को अच्छा लगता है, किसके साथ मुझे बात करने को अच्छा नहीं लगता है, कौन मेरा दोस्त बन सकता है, कौन रिश्तेदार मुझे अच्छा लगता है, कौन रिश्तेदार मुझे अच्छा नहीं लगता है, इज ऑल माई पर्सनल लाइफ। शी कैन नॉट डिक्टेट मी। द सेम थिंग फॉर हर। उसे कौन अच्छा लगता है, किसके साथ वो बात करना चाहती है, कौन से रिश्तेदार उसे अच्छे लगते हैं, उसका पर्सनल लाइफ है। आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट हर। इस तरह से हम लोग पर्सनल लाइफ को और फैमिली लाइफ को कभी भी मिक्सअप नहीं होने देते। वी ट्राई टू कीप इट एज पैरेलल एज पॉसिबल। सिमिलरली हमारा बिजनेस लाइफ, बिजनेस में हम लोग बहुत कुछ करते हैं। कई बार जैसे कि ऑफिस के अंदर बॉस हमें डांट देते हैं, मेरा मूड ख़राब है। जब मेरा मूड ख़राब है मैं सबके ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर लेता हूँ। मेरी कोई गलती नहीं थी, पता नहीं मुझे क्यों आज डांट पड़ी। जब मैं घर जाता हूँ तो मेरा सारा का सारा गुस्सा जो है मैं मेरी बीवी बच्चों के ऊपर उतारना शुरू कर लेता हूँ। ये क्या किया, वो क्या किया, इसको क्यों रखा है, उसको क्यों रखा है, क्या घर की हालत बना के रखी है, क्या हो गया तुम लोगों को, सुधर के क्यों नहीं हो, पता नहीं क्या क्या मैंने बोल दिया। यहाँ पे क्या है कि बिकॉज मैं परेशान हो गया ऑफिस से और मैं गुस्सा निकाल रहा हूँ अपने बीवी बच्चों के ऊपर। इसका मतलब है कि मैं मेरी बिजनेस लाइफ को और मेरी फैमिली लाइफ को मिक्सअप कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं आप ऑफिस से बाहर निकलते ही ऑफिस लाइफ को ऑफिस में ही छोड़ दो, घर में आते ही फैमिली लाइफ के साथ जुड़ जाओ और फैमिली के साथ रहो। कभी भी किसी भी तरह से आपके जो बिजनेस के सीक्रेट्स हम लोग फैमिली में डिस्कस नहीं करते, हमारे बीवी बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करते बिजनेस के जो सीक्रेट्स जो है। वैसे ही घर के जो सीक्रेट्स हैं, जिस तरह से बीवी मुझे डांटती है, जिस तरह से मुझे बीवी फटकारती है, जिस तरह से मुझे बीवी प्यार नहीं करती है, ये मैं ऑफिस में डिस्कस नहीं करता हूँ। अगर ऐसा मैं करूँ इट्स गोइंग टू बी टू कॉम्प्लिकेटेड लाइफ फॉर मी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो चीज़ें फैमिली के साथ जुड़ी है वो फैमिली के लाइफ के साथ ही रहने दो। गलती से भी उसको ऑफिस में ऑफिस के स्टाफ के साथ, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस नहीं करो। और जो ऑफिस में होता है वो घर पे नहीं लेके आओ। किसी तरह से ऑफिस की परेशानियां घर पे नहीं ले आओ, घर की परेशानियां ऑफिस नहीं ले जाओ। इसी के हम लोग कहते हैं कुछ हद तक जो है ऑफिस लाइफ यानी कि बिजनेस लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों ही आपको जो है बिल्कुल पैरेलल रखना है, आपस में उसको मिक्सअप नहीं करना है। तो इसी तरह से हम लोग लाइफ के अंदर बहुत अच्छी तरह से बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं द पर्सनल लाइफ, द फैमिली लाइफ एंड द बिजनेस लाइफ। ये तीनों ही लाइफ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और ये तीनों ही के तीनों लाइफ को किस तरह से हमें कंट्रोल में रखना है इसके बारे में जो हमेशा आपको सोचना है, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है और उसके ऊपर आपको चलना है। अभी आप पूछोगे कि मैंने तो सोशल लाइफ के बारे में बातें नहीं करी। सोशल लाइफ, इसके ऊपर हम लोग बहुत बड़ा क्रॉस लगा देते हैं। मैं आपको कहता हूँ जो इंसान सोशल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, उसका पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और बिजनेस लाइफ तीनों ही खराब हो जाएगा, तीनों ही बिगड़ जाएगा। इसलिए हम लोग जो है सोशल लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा क्रॉस लगाते हैं। सोशल लाइफ का मतलब ये होता है कि जिस तरह से आज हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को बिजी रखते हैं, मेरे साथ क्या हो गया उसके बारे में मुझे कोई परवाह नहीं है, फैमिली के साथ क्या हो रहा है उसकी भी परवाह नहीं है, बिजनेस कैसा बढ़ेगा उसकी भी परवाह नहीं है। और मैं सारा टाइम जो है फ़ोन के ऊपर लगा हूँ कि भाई उस एक्टर ने क्या कहा,
उस एक्टर का मर्डर क्यों हो गया, और इसके ऊपर जो है सरकार क्या कह रही है, इसके ऊपर पुलिस ने क्या कर लिया। इन तमाम चीज़ों से यार मुझे बताओ कि भाई क्या हमें क्या लेना देना है। उन लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उन लोगों के बारे में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे देना है। इससे हमें क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जो इंसान सोशल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है उसका पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और बिजनेस लाइफ तीनों ही तबाह हो जाता है। अब देखो भाई, जो हमारी कॉलोनी में जो छोटे मोटे जो सोशल वर्कर होते हैं, जो कॉलोनी की भलाई के बारे में सोचते हैं, आप लोगों से चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, पार्क के अंदर बेंच लगाते हैं, वहाँ पे मिनिस्टर को ले आते हैं, झंडा गाड़ के जो है वहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं। उस इंसान को ये नहीं पता है कि भाई उसका बेटा स्कूल में क्या पढ़ रहा है, उसके कितने मार्क्स आ गए हैं, कुछ भी नहीं पता उसको। उसकी बीवी को क्या बीमारी है वो भी नहीं पता है। उसकी बीवी को जो है 102 बुखार है और वो जो है पार्क के अंदर मीटिंग अटेंड कर रहा है बिकॉज ही इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू दैट पर्टिकुलर सोशल वर्क। और ये जो ऐसा एक एडिक्शन है, ये एक ऐसा नशा है ये कि जब हम लोग एक बार जब वो लेते हैं उसके बाद हम लोग इससे बाहर नहीं निकलते हैं। इसमें बेटर यही होता है, देखो सिगरेट पीना बहुत आसान है, सिगरेट बार बार पीना भी बहुत आसान है, लेकिन सिगरेट को बाद में छोड़ना बहुत मुश्किल है। वैसे ही शराब का है, शराब पीना और शराब बार बार पीना बहुत आसान है, शराब को छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से सोशल लाइफ के साथ जुड़ना, सोशल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना इज एडिक्शन। और ये एडिक्शन दिन ब दिन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। हम लोग 2 मिनट भी जो है मोबाइल फ़ोन के बिना नहीं रह सकते हैं, हम 2 मिनट भी जो है टीवी के बिना नहीं रह सकते हैं, 2 मिनट भी हम लोग जो है गॉसिप के बिना नहीं रह सकते हैं। ये जो चीज़ें जो है कुछ हद तक हम लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सोशल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ऐसे इंसान जो है अपनी पूरे लाइफ को बर्बाद करते हैं। इसलिए मेरी आपको छोटी सी राय है, वो यही है कि देखो आप जितना सोशल मीडिया से दूर रहोगे, सोशल लाइफ से जितना दूर रहोगे, उतना जो है आप पर्सनल लेवल पे ग्रो करोगे, फैमिली लेवल पे ग्रो करोगे और आपका बिजनेस भी अच्छी तरह से कामयाब होगा। आपने देखा भी जितने भी लोग मिनिस्टर बनते हैं, विधायक बनते हैं, क्या उनका बिजनेस चलता है? बंद हो जाता है। क्या उनकी फैमिली उनके साथ रहती है, खुश रहती है? नहीं रहती है। किसी तरह से क्या उनको मोक्ष मिलता है? भगवान जाने। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर वाकई में अगर लाइफ की अगर कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो पहली स्ट्रैटेजी हमारी यही आ जाती है कि आपका पर्सनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ को जितना पैरेलल रख सकते हैं उतना रखो, उनको आपस में मिक्सअप नहीं होने दो। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी सोशल लाइफ के लिए ही बनी है, अगर आपकी ज़िंदगी का ध्येय है, अगर उसी जगह पे अगर आपको कामयाबी मिलती है तो ठीक है, बनो। मैं आज के डेट पे जो लोग बड़े मिनिस्टर बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, अपने लेवल पे तो ग्रो कर जाते हो बिकॉज दे आर बॉर्न फॉर दैट वन। लेकिन कुछ हद तक जो है वो सारी की सारी बाकी की चीज़ें जो है उनकी सफल होते हैं। वी आर ऑर्डिनरी पीपल, हम लोग एक लेमैन हैं, हम लोग किसी तरह से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं जन्मे हैं और ना ही किसी तरह से कि बहुत बड़े सोशल वर्कर बन के। देखो सोशल वर्क वगैरह बनना है तो फिर जिसको हम लोग कहते हैं भाई बचपन से ही पता चल जाता है। अगर उस डायरेक्शन में अगर आपको भगवान लेके जाना चाहता है तो आप उसको बढ़ते जाओ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि देखो हमें करना क्या चाहिए, हम लाइफ में चाहते क्या है। तो इसलिए कि भाई यहाँ पे एक फार्मूला आप ध्यान में रखो जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई आपको कर्म योगी बनना है, कर्म योगी बनना है, ना ही आपको कर्मकांडी बनना है। कर्म योगी और कर्मकांडी में क्या फ़र्क है? कर्मकांडी वो है हर काम करने के पहले वो उसका कुछ हिसाब किताब लगाता है।
ऐसा काम करने से मुझे कितना फ़ायदा होगा, ऐसा काम करने से मुझे कितना पैसा मिलेगा, ऐसा काम करने से मुझे क्या मान सम्मान मिलेगा, ऐसा काम करने से मुझे कहाँ इंक्रीमेंट मिलेगी या प्रमोशन मिलेगा। इस तरह की बातें सोचना का मतलब ये है कि हम लोग जो भी कुछ काम करेंगे उसके बदले में कुछ चाहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कर्म कांडी। हर कर्म का जो है वो रिटर्न चाहते हैं। और दूसरे होते हैं जिसको हम कहते हैं कर्म योगी। कर्म योगी का मतलब ये हम लोग कर्म करते हैं और भगवान को अर्पण कर देते हैं। कर्म करते हैं और भगवान को अर्पण कर देते हैं, ये होते हैं कर्मयोगी। हर काम को हम लोग भगवान का आदेश समझ के करो। हर काम को भगवान का आदेश समझ के करो। अगर कोई इंसान अगर आपसे मदद मांगता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे पैसा वापस करेगा या नहीं करेगा, ये पता नहीं है, ऐसा ही है, ये इसको मुझे नहीं देना चाहिए, अच्छा बदले में तो मुझे क्या देगा। नहीं, अगर लगता है कि भाई वो ज़रूरतमंद है, उसको हेल्प कर सकते हैं, उसको करो और भूल जाओ उसको। 4 बार सुनाओ नहीं उसको मदद करो और भूल जाओ। जो मदद करके भूल जाता है उसको हम लोग कहते हैं कर्म योगी। ऐसे कर्म योगी इंसान के साथ भगवान हमेशा ही आपके साथ है। यू ऑलवेज एंजॉय डिवाइन सपोर्ट 365/24/7 आप उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन जो कर्म कांडी है उसके साथ भगवान नहीं है। भगवान कहते हैं भैया तू जो करना है कर ले, तेरे पास बहुत अच्छा हिसाब किताब आपको आता है, तो तू खुद ही कर ले जो करना है वो। इसलिए हम लोग कहते हैं कि छोटा सा एडवाइस आपको है कि भाई आपको क्या करना है, आपको कर्मयोगी बनना है या कर्म कांडी बनना है। डिसीजन लो इसके ऊपर। अब जितनी जल्दी आप ये डिसीजन लोगे कर्मयोगी बनने का, उतने जल्दी जो है आपको भगवान का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी कर्मकांडी है तो ऐसा ऐसा करके अभी आपकी सोच आपको बदलनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे अपनी सोच बदलो और कुछ हद तक जो है हिसाब किताब करना छोड़ दो और हर इंसान जिसके लिए भी आप अच्छा काम कर सकते हैं उसको करो। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भी कुछ हद तक इस तरह के कुछ स्ट्रैटेजीज हमें बनाने पड़ते हैं। एनीवे इस लेक्चर में हम लोग अभी इतने ही बात करेंगे। अगले लेसन के अंदर हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है, जिसको बोलते थे कर्म सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कर्मा। कर्म सिद्धांत क्या है, क्यों है, कैसे है और हमारे लाइफ के साथ वो कैसे एप्लीकेबल होता है, इसके बारे में हम लोग जो है अगले क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।